हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। देखिए जी, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो है यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के बारे में पूरा का पूरा क्लास कंप्लीट करा था। आज जो है वो हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्सिटी की चर्चा करने वाले हैं। जैसे देखिए, अगर हम किसी भी यूनिवर्सिटी की बात करें तो यूनिवर्सिटी में कुछ ना कुछ बॉडीज होती होंगी जो डिसीजंस लेती होंगी जी, वो बॉडीज के बारे में, प्लस उसमें कुछ ऑफिसर्स भी होते होंगे, कुछ लोग होते होंगे जो उस यूनिवर्सिटी को चलाते होंगे। तो आज उन दोनों की चर्चा हम अपने क्लास में करने वाले हैं, है ना। देखिए, बेसिकली तो दो बॉडी होती है जो हेड होती है ना। एक तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल बोलते हैं उसको, और दूसरा एकेडमिक काउंसिल, और तीसरा सीनेट, एक कोर्ट बोला जाता है जो पहले भी हुआ करता था और अभी भी मतलब एग्जिस्टेंस है, लेकिन कोर्ट वो अभी बॉडी नहीं है, वो तो सुप्रीम अथॉरिटी बॉडी बोलते हैं उसको, कि सबसे ऊपर होता है। कोर्ट मतलब जिसपे भाई साहब कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट होता है ना, वैसे यूनिवर्सिटी का भी कोर्ट होता है, इसको सीनेट कहा जाता है ना। तो आइए उसकी चर्चा करेंगे। और उसके साथ साथ जो आपके कॉलेज में होता है, यूनिवर्सिटी में होते हैं ना, वीसी, उससे पहले चांसलर, उसके बाद प्रो चांसलर, है ना, रजिस्ट्रार सब, उसके बाद फिर कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, ये सारे का क्या क्या काम होता है, कौन से होते हैं ये लोग, इसकी सारी चर्चा आज क्लास में करने वाले हैं। चलिए तो चलते हैं क्लास में और ज्यादा लेट ना करते हैं। चलिए, तो इसके बाद क्या करना है आपको, सबसे पहले नेट वाले भैया का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जहां पे आपको ये सारा नोट्स अवेलेबल मिल जाएगा। प्लस आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम कर रहे हैं लेक्चर नंबर 15 हायर एजुकेशन का, जिसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर, है ना, यूनिवर्सिटी के स्ट्रक्चर की। भाई कौन सा यूनिवर्सिटी कैसे क्या काम करता है ना। ऑलमोस्ट सब यूनिवर्सिटी का एक जैसा काम कर सकती है, करती है, लेकिन कुछ कुछ में थोड़ा बहुत चेंजेस हो तो वो अलग बात है ना। रेयरेस्ट एक्सेप्शन ऑलवेज अलग रहता है। तो आइए शुरू करते हैं। कह रहा था एक्सपीरियंस ऑफ यूनिवर्सिटी इन इंडिया वेरी फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। की यूनिवर्सिटीज जो इंडिया में है उसका एक्सपीरियंस अलग अलग यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। कह रहा था मोर इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स आर देयर टाइप्स and the length of the time they have been in existence and the governments that fund them। तो बोल रहा है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि जो यूनिवर्सिटी के टाइप है, लेंथ है, ये सारा चीज जो है वो कैसे गवर्नमेंट फंड करता है, ये सारा चीज इंपॉर्टेंट है। कह रहा है वन थिंग दैट इज कॉमन टू ऑल ऑफ देम दैट ऑल ऑफ देम हैव बीन सेट अप अंडर लेजिस्लेशन। बोल रहा है एक कॉमन सबके अंदर है कि भाई सब लेजिस्लेशन के अंदर आता है, सेंट्रल या स्टेट में होता है, and they are all intended to function as a autonomous institution। तो और वो लोग को ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन की तरह भी काम करने का अधिकार मिलता है। हर यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से काम करती है। कह रहा है इंस्टीट्यूशंस डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी डू नॉट हैव ए यूनिफॉर्म पैटर्न एंड देयर गवर्नेंस स्ट्रक्चर वेरीज फ्रॉम इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन। तो बोल रहा है देखिए, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी होती है, तो लास्ट क्लास में इसकी चर्चा करी है, तो उसका जो पैटर्न है वो थोड़ा अलग हो सकता है, वो डिपेंड करता है वेरी इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन में, है ना। बाकी ऑलमोस्ट सेम होती है। तो कह रहा है every university has two important decision making bodies। दो डिसीजन मेकिंग बॉडीज होती हैं हर यूनिवर्सिटी में। कौन कौन सा, तो कह रहा था एग्जीक्यूटिव काउंसिल पहला, वो जिसको बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट और सिंडिकेट भी कहते हैं, इज द प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव बॉडी डीलिंग विद द ऑल फंक्शन ऑफ द फर्स्ट कैटेगरी। तो सबसे पहली बॉडी, सबसे बेहतरीन बॉडी, सबसे बड़ी बॉडी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जिसको बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं, सिंडिकेट भी कहा जाता है। उसका काम क्या है, सारा फंक्शंस को देखना, है ना। चलिए, एंड द एकेडमिक काउंसिल इन सम केसेस कॉल्ड सीनेट। एकेडमिक काउंसिल को कुछ केस में सीनेट भी कहा सकता है। इज द प्रिंसिपल एकेडमिक बॉडी टेकिंग ऑल द डिसीजन इन एरिया फॉलिंग विद इन द सेकेंड कैटेगरी। तो दूसरा जो बॉडी है वो है एकेडमिक काउंसिल। तो ये जो डिसीजंस लेती है एकेडमिक से रिलेटेड सारा डिसीजन लेती है। हालांकि एकेडमिक काउंसिल जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का ये लेती है, उसका क्या बोलते हैं उसको, रिकमेंडेशन लेती है, लेकिन एकेडमिक से रिलेटेड का हेड कौन है, एकेडमिक काउंसिल, और एग्जीक्यूटिव जो वो सारे चीजों के लिए है ना। तो आइए इसको डिटेल में थोड़ी स्टडी करते हैं। चलिए, कह रहा था एग्जीक्यूटिव काउंसिल, नोट्स लिखते चले जाइएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम आराम से लिखिएगा, एक एक करके मैं बताता हूं। कह रहा था एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑल्सो नो कॉल्ड द बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट और दी सिंडिकेट। हो गया पहला क्वेश्चन। is the authority that takes all executive decisions and implement them। बोल रहा सारा एग्जीक्यूटिव का डिसीजन जो है वो यही लेता है और इसको इंप्लीमेंट भी कराने का काम करता है।
ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल पावर आर एक्सरसाइज बाय दिस बॉडी। तो जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का या फाइनेंशियल लेवल का जो पावर है वो सारा का सारा यही बॉडी देखता है। कह रहा है जनरली द एग्जीक्यूटिव काउंसिल कंसिस्ट द वाइस चांसलर एज ए चेयरमैन। अब देखो इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो होते हैं उसमें कौन कौन होते हैं भैया, सबसे पहले चेयरमैन के तौर पर वाइस चांसलर, प्रो वाइस चांसलर, एक प्रो वाइस चांसलर भी होते हैं, 2 डीन्स, 3 और 4 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द टीचर्स, टीचर्स का रिप्रेजेंटेटिव भी होता है, 2 और 3 रिप्रेजेंटेटिव्स जनरली हेड होते हैं जो कॉलेज के या इंस्टीट्यूशन के हो एफिलिएटेड टू द यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। 3 और 4 नॉमिनीज होते हैं गवर्नमेंट के, एंड 2 और 3 मेंबर्स होते हैं सीनेट के जो एक्सटर्नल मेंबर होते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले वीसी होंगे चेयरमैन, उसके बाद प्रो वीसी होंगे, उसका 2 डीन होगा, उसका 3 या 4 रिप्रेजेंटेटिव होंगे टीचर्स वहां के, और 3 रिप्रेजेंटेटिव जनरली जो होंगे वो किसी इंस्टीट्यूशन जैसे यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, तो बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं ना उसमें एफिलिएटेड, तो वो उस कॉलेज या इंस्टीट्यूशन के जो हेड होंगे वो होंगे। फिर उसके साथ 3 या 4 नॉमिनी जो वो गवर्नमेंट की होंगी, और 2 जो या 3 मेंबर जो होंगे वो एक्सटर्नल के होंगे। इतने सारे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में होंगे। बात समझ में आई जी। कह रहा था इंटरनल एंड द एक्सटर्नल रिप्रेजेंटेशन इज जनरली इन द रेशियो ऑफ 3:2 विद द टोटल मेंबरशिप रैंकिंग बिटवीन द 15 एंड 20। 15 से 20 के लोग मतलब उसी के बीच में लोग होंगे, है ना, कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, 15 से 20 के बीच में रहेंगे, और रेशियो इंटरनल एक्सटर्नल का जो रहेगा वो 3:2 रहेगा। तो ये है एग्जीक्यूटिव काउंसिल, है ना। आप देखो क्या कह रहा है, द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अब इसका काम क्या है, उसमें तो बताया कि भैया कौन कौन लोग होंगे, क्या एग्जीक्यूटिव काउंसिल किसको कहते हैं। अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल के काम क्या है वो देखिएगा। कह रहा था मेकिंग स्टैट्यूट्स एंड द ऑर्डिनेंस व्हिच गवर्न एंड रेगुलेट द फंक्शनिंग फॉर ऑल सब सिस्टम ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो भाई इसका काम क्या है कि जो भी ऑर्डिनेंस होगा, जो स्टैट्यूट्स होगा, वो सारा का सारा इसको बनाना है, बनाने का काम करते हैं, और रेगुलेट कराना, फंक्शनिंग काम भी उसको करवाना है यूनिवर्सिटी में। कंट्रोल ऑफ द फाइनेंस एंड प्रॉपर्टीज, वो कंट्रोल भी कौन करता है, फाइनेंस और प्रॉपर्टीज का, सर यही करता है एग्जीक्यूटिव काउंसिल। मैनेजमेंट ऑफ द पर्सोनियल, रिक्रूटमेंट, प्रमोशन, कंडीशन ऑफ सर्विस, वेलफेयर, ये सारा का सारा काम कौन करता है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। सुपरविजन ओवर द मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन, सुपरविजन करता है जो उससे एफिलिएटेड कॉलेज है उसका, कॉलेज एफिलिएटेड टू दी यूनिवर्सिटी। तो भाई साहब एक यूनिवर्सिटी के तहत 5-7 कॉलेज होंगे, 10 कॉलेज होंगे, 20 कॉलेज, 50 होंगे, तो वो सबका सुपरविजन भी करता है। रिड्रेसल ऑफ ग्रीवांसेस ऑफ टीचर्स, स्टाफ एंड स्टूडेंट, तो ये सारा काम भी करता है। क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है इट शुड बी नोटेड हाउएवर दैट द पावर ऑफ लेजिस्लेशन, रूल मेकिंग इन ऑल एकेडमिक मैटर्स कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली आफ्टर कंसल्टिंग द एकेडमिक काउंसिल एंड इट्स व्यू आर ऑब्टेन्ड। हाँ, ये भी बात बड़ा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि देखिए सारा इंपॉर्टेंट डिसीजन तो यही लेंगे ही, सारे डिसीजन का हेड यही है, लेकिन अगर एकेडमिक से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना है आपको, तो उसके लिए एक बॉडी बनती है एकेडमिक काउंसिल, उससे आपको कंसल्ट करने के बाद ही वो डिसीजन लेना पड़ेगा। यानी कि एकेडमिक काउंसिल जिसके लिए हेड है वो सारा बात बनाती है, उस पर डिसीजन कौन लेता है, सर उस पर डिसीजन एग्जीक्यूटिव काउंसिल लेता है। अब आइए एकेडमिक काउंसिल की चर्चा करते हैं, नहीं जी। तो एकेडमिक काउंसिल कह रहा है एकेडमिक काउंसिल इज द प्रिंसिपल एकेडमिक अथॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटी। क्या बोला, प्रिंसिपल एकेडमिक अथॉरिटी, मतलब सबसे हेड बॉडी एकेडमिक के लिए, है ना। काम क्या है देखिएगा, कह रहा है ऑल डिसीजन ऑन प्रोग्राम्स, कोर्सेस, टीचिंग मेथड्स, स्टूडेंट असेसमेंट सिस्टम्स, एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, क्रिएशन ऑफ न्यू डिपार्टमेंट्स, etc आर विद इन द परव्यू ऑफ एकेडमिक काउंसिल। तो ये सारा डिसीजन जो होते हैं कोर्स बनाने का, टीचिंग मेथड्स का, और भी स्टूडेंट असेसमेंट्स का, नया डिपार्टमेंट क्रिएशंस का, ये सारा काम एकेडमिक काउंसिल का होता है। कह रहा था एकेडमिक काउंसिल इज एसेंशियली अ बॉडी कंप्राइजिंग द एकेडमिक्स ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो एकेडमिक काउंसिल क्यों जरूरी है भाई, एकेडमिक के लिए, है ना। इट इज चेयर्ड बाय द वाइस चांसलर एंड कंसिस्ट ऑफ प्रो वाइस चांसलर्स, all dean, all heads of departments, representative of the head affiliated institutions and colleges, and representative of all category of teachers both from the departments as well as the affiliated institutions, and in the several cases also representative of the students। तो देखो एकेडमिक काउंसिल में ना बहुत सारे लोग होते हैं, वीसी तो होगा, ठीक है सर, वीसी के बाद आपका प्रो वीसी भी, डीन भी, हेड भी, अगर उस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई इंस्टीट्यूशन या कॉलेज के हेड है वो भी, कोई टीचर्स है वो भी, और
इन सम केसेस जो आपके स्टूडेंट यूनियन वाले होते हैं ना, जो स्टूडेंट यूनियन का रिप्रेजेंटेटिव होता है, ठीक है, जो स्टूडेंट का हेड होता है वो भी इसमें शामिल होता है। कह रहा है डिपेंडिंग अपॉन द साइज एंड नेचर ऑफ द यूनिवर्सिटी द एकेडमिक काउंसिल कैन बी 50 to 150 और मोर मेंबर्स। 50 से 150 के बीच में यहाँ लोग होते हैं, सारे लोग मिलके बन जाते हैं एकेडमिक काउंसिल में। ठीक है, बात समझ में आई? जी सर। अब कह रहा था इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ एकेडमिक काउंसिल। अब देखो एकेडमिक काउंसिल क्या करता है वो बताया, एकेडमिक काउंसिल क्या है ये बताया और कितने लोग होंगे। अब उसके काम देख लो, काम क्या करता है। कह रहा लेइंग डाउन द एकेडमिक पॉलिसीज ऑफ द यूनिवर्सिटी, जो आपका यूनिवर्सिटी का एकेडमिक पॉलिसीज है वो बनाने का काम। कह रहा है सुपरविजन ओवर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ एकेडमिक पॉलिसी एंड गिविंग डायरेक्शन ऑन द मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन, इवैल्यूएशन ऑफ रिसर्च एंड इंप्रूवमेंट ऑन एकेडमिक स्टैंडर्ड्स। तो ये सारा काम है, सुपरविजन करने का काम करता है कि भैया जो हम बोले वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन लागू कर रहा है या नहीं कर रहा है, इवैल्यूएशन जो रिसर्च का इवैल्यूएशन सही तरीके से हो रहा है नहीं हो रहा है, इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं एकेडमिक स्टैंडर्ड में, ये काम है इसका। कह रहा है इंटर फैकल्टी कोऑर्डिनेशन फॉर ज्वाइंट प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम। तो इंटर फैकल्टी कोऑर्डिनेशन मतलब दो फैकल्टी को कोऑर्डिनेट करके ज्वाइंट प्रोग्राम चलाने की बात कर, ये भी ध्यान देता है। क्या रिकमेंडिंग स्टैट्यूट्स ऑर्डिनेंस कंसर्निंग एकेडमिक मैटर्स। तो ये आपका जो ऑर्डिनेंस लाना है एकेडमिक मैटर में उस पे भी रिकमेंड करता है, रिकमेंडेशन देता है। इसकी अथॉरिटी नहीं है कि ये लेके आ जाए, ये सिर्फ रिकमेंडेशन देगा और फिर एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जाके ये पास होता है। कह रहा है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिपार्टमेंट्स, लेबोरेटरीज, रिसर्च सेंटर्स, कमिटीज ऑफ फॉर एडमिशन एंड एग्जामिनेशंस, क्वालिफिकेशन फॉर ऑफ टीचर्स, award of degree, diploma and other qualifications, conduct of examinations, institution of scholarships and student fee। ये सारे पे recommendations और ordinance ये लाता है। बात समझ में आ रहा है जी। और यही चीज फाइनल होके जाता है एग्जीक्यूटिव काउंसिल और वहां फिर वो कंप्लीट हो जाता है। अब देखो एक तीसरी बॉडी है जो पहले हुआ करती थी, अभी भी कुछ की जगह पे होती है, कुछ जगह पे नहीं भी होती है, तो जिसको बोलते हैं कोर्ट या सीनेट। अगर हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहां उसको कोर्ट कहा गया है, और अगर स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करें तो उसको सीनेट कहा जाता है। जो एडवाइजरी बॉडी होती थी, सुप्रीम एकेडमिक बॉडी होती थी। कह रहा था स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नेंस डिस्क्राइब्ड अबव इज अ पैटर्न दैट हैज इमर्ज्ड इन द लास्ट 4 decades एंड सो इन इंडिया प्रायर टू दैट द मोस्ट यूनिवर्सिटी हैड ए कोर्ट। सबके मोटा है कि भैया ये 40 साल से ये सारा काम चल रहा है, उससे पहले जो है ना कोर्ट हुआ करता था यूनिवर्सिटी में, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए कोर्ट और सीनेट फॉर स्टेट यूनिवर्सिटी। कह रहा दिस बॉडी वाज द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ यूनिवर्सिटी। और ये जो बॉडी थी भैया सुप्रीम अथॉरिटी हुआ करती थी। अब ये काम क्या करती थी? कह रहा टू गिव सजेशंस टू द यूनिवर्सिटी अथॉरिटी ऑन इंप्रूवमेंट्स दैट कैन बी मेड इन ऑल एरियाज डोमेन्स दैट आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी, नेमली एकेडमिक्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। तो देखो अगर वहां से कोई काम होता नहीं, वो अभी तो वो दोनों बॉडी चलती है, इसका काम हुआ करता था एक टाइम में, अब इसका काम बहुत कम हो गया है। तो जो एकेडमिक काउंसिल का काम था ये भी करती थी, क्योंकि ये भी एडवाइजरी बॉडी थी, एडवाइस देने का काम करती थी। लेकिन एकेडमिक वाला बॉडी क्या करता है सर? एकेडमिक वाला बॉडी डिसीजंस लेता है एकेडमिक से रिलेटेड, और वो डिसीजन भेज देता है एग्जीक्यूटिव काउंसिल को। और एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्या है भैया? बोर्ड ऑफ द मैनेजमेंट है ना, सिंडिकेट है, मेन बॉडी है जो सब डिसीजंस लेती है। बात समझ में आया? जी सर। कह रहा है टू रिव्यू एंड सजेस्ट द करंट एकेडमिक प्रोग्राम्स एंड द कोलैबोरेटिव प्रोग्राम्स, ये भी काम करता था। टू द कोर फंक्शन इज सीनेट इज टू रेगुलेट एंड सुपरिटेंडेंट द टीचिंग एंड डिसिप्लिन ऑफ यूनिवर्सिटी एंड टू प्रमोट रिसर्च। तो ये इसका मेन फंक्शन था कि भाई रेगुलेट करो और सुपरिटेंड करो टीचिंग और डिसिप्लिन से रिलेटेड, टीचिंग और डिसिप्लिन यूनिवर्सिटी का और रिसर्च को प्रमोट करने का। ये था भाई 3 बॉडी। लेकिन अभी 2 बॉडी के बारे में बहुत ज्यादा है चलता है और पूछा भी जाता है, एकेडमिक और एग्जीक्यूटिव काउंसिल, मैंने आपको डिटेल में बता दिया। अब चलते हैं जो कुछ पर्सन होंगे ना, कुछ पर्सन जो यूनिवर्सिटी को मैनेज करते हैं, जो यूनिवर्सिटी के हेड में आते हैं, यूनिवर्सिटी के का सारा काम देखते हैं, आइए उनकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले चांसलर, फिर वाइस चांसलर, प्रो वाइस चांसलर, डीन, रजिस्ट्रार, है ना, और कंट्रोलर ऑफ द एग्जामिनेशन। ये सारे के सारे क्या होते हैं? यूनिवर्सिटी पे काम करने वाले थे। तो सबसे पहले चांसलर की बात करते हैं। देखिए अगर मैं स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करूं, तो जो आपके गवर्नर होते हैं वही उस यूनिवर्सिटी के चांसलर होते हैं। और अगर मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करूं तो जो प्रेसिडेंट होते हैं वही उस यूनिवर्सिटी के क्या होते हैं सर? आपके चांसलर होते हैं। बात समझ में आई? जी सर। आइए देखिए द गवर्नर ऑफ द स्टेट in case of state university and the president of the India in case of central university shall be the chancellor of every university and the chancellor shall be head of the university. He is also president of the senate. तो सीनेट का भी प्रेसिडेंट यही होते थे। कौन? स्टेट के लिए गवर्नर और सेंट्रल के लिए आपके प्रेसिडेंट, है ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
और उसके प्रेसिडेंट भी सीनियर के प्रेसिडेंट भी यही होंगे। कह रहा था चांसलर व्हेन प्रेजेंट शैल प्रिसाइड ओवर द कन्वोकेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी मे इशू डायरेक्शंस टू द वाइस चांसलर टू द कन्वेन द मीटिंग ऑफ एनी अथॉरिटी यूनिवर्सिटी फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। तो जब चांसलर रहेंगे प्रेजेंट तो वही चांसलर को कन्वे करते हैं कि भाई आप कोई भी मीटिंग जो है यूनिवर्सिटी में लागू करिए और फिर अपना आगे जो काम है उसको कंप्लीट करिए। और चांसलर का काम क्या है? द चांसलर में आफ्टर टेकिंग रिपोर्ट राइटिंग फ्रॉम द वाइस चांसलर सस्पेंड एंड मॉडिफाई एनी रेजोल्यूशन। तो वाइस चांसलर के रिकमेंडेशन पे है ना वो क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज को चांसलर को कोई भी किसी को भी सस्पेंड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, एनी रेजोल्यूशन अगर कोई रेजोल्यूशन है उसको भी मॉडिफाई कर सकते हैं। कह रहा विजिटर और चांसलर परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस। क्या क्या काम करते हैं? तो अपॉइंटमेंट, वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट कौन करता है? सर चांसलर। नॉमिनेशन ऑफ द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ मेंबर्स ऑन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। नॉमिनेशन करने का काम किसका है? एग्जीक्यूटिव काउंसिल का, सर वाइस चांसलर चांसलर का। अप्रूवल और डिसअप्रूवल ऑफ स्टैट्यूट्स एंड ऑर्डिनेंस इंक्लूडिंग अमेंडमेंट्स टू देम। तो ये भी काम अप्रूवल और डिसअप्रूवल किसका है? सर काम है चांसलर का। इंस्टीट्यूशन टू इंक्वायरी इनटू मिसमैनेजमेंट इफ एनी। अगर कोई मिसमैनेजमेंट हुआ तो इंक्वायरी बैठाने का काम भी इन्हीं का है। ठीक है, तो चांसलर जो है वो सुप्रीम है अपने किसी भी यूनिवर्सिटी के। वाइस चांसलर कौन होते हैं? भाई साहब वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी में एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी या का हेड होता है, वो सारा का सारा बॉडी वही देखते हैं ना। क्या था? वाइस चांसलर शैल बी द प्रिंसिपल एकेडमिक एंड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द यूनिवर्सिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एकेडमिक प्रोग्राम्स ऑफ यूनिवर्सिटी। देखो यूनिवर्सिटी के एकेडमिक प्रोग्राम्स के लिए जितने भी डेवलपमेंट और क्या बोलते हैं प्रिंसिपल एकेडमिक क्या बोलते हैं उसका एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, वो सारे का सारा रिस्पांसिबिलिटी लेते हैं कि एकेडमी से रिलेटेड जितना भी डेवलपमेंट कराना है। कह रहा है ही शैल ओवरसी मॉनिटर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एकेडमिक प्रोग्राम्स एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी टू इंश्योर एफिशिएंसी एंड गुड ऑर्डर ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो ये सारा का सारा क्या देखते हैं? सारा का मॉनिटर करते रहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पूरा एकेडमिक प्रोग्राम से रिलेटेड प्लस यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन पे भी पूरा का पूरा क्या बोलते हैं पूरा जिम्मेदारी यही उठाते हैं। तो वाइस चांसलर शैल इंश्योर दैट, वीसी इंश्योर क्या करते हैं? डायरेक्शन इश्यूड बाय द चांसलर आर स्ट्रिक्टली कंपाइल्ड विद और एज द केस में बी इंप्लीमेंटेड। तो बोल रहा है वीसी का ध्यान इस बात का रखते हैं कि अगर कोई चांसलर कुछ बात कोई चीज इशू किए हैं तो उसको इंप्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। कह रहा वाइस चांसलर इज एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, सिंडिकेट और बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट। सेम चीज है। तो वाइस चांसलर क्या होते हैं? एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं किसके? आपके एग्जीक्यूटिव काउंसिल के। एंड द एकेडमिक काउंसिल एज वेल एज द फाइनेंस कमिटी और अदर स्टैट्यूटरी बॉडीज लाइक प्लानिंग बोर्ड एंड सिलेक्शन कमिटी, सारे के एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ये कौन कौन सा? एकेडमिक काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, फाइनेंस कमिटी, अदर स्टैट्यूटरी जो भी कानून के द्वारा बनी गई बॉडी है, प्लानिंग बोर्ड और सिलेक्शन कमिटी के, वो क्या होते हैं? सर वो वाइस क्या बोलते हैं? एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं। कह रहा है वाइस चांसलर में भी डिफर इंप्लीमेंटेशन ऑफ अ डिसीजन टेकिंग और रेजोल्यूशन पास्ड बाय एनी अथॉरिटी बॉडी और कमिटी ऑफ द यूनिवर्सिटी इफ ही इज ऑफ द ओपिनियन दैट सेम इज नॉट कंसिस्टेंट विद द डायरेक्टिव ऑफ द स्टेट। तो देखो वाइस चांसलर के हाथ में होता है कि भाई कोई भी डिसीजन जो लिया गया है पास करें या ना करें, वो सारी बॉडी जो कमिटी होती है वो लेती है, उस बेस पर वो ओपिनियन देते हैं कि भाई इसको करना है या नहीं करना है, उस पर वो डायरेक्टिव्स पास करते हैं। कह रहा वाइस चांसलर शैल बी अपॉइंटिंग एंड डिसिप्लिनरी अथॉरिटी फॉर द यूनिवर्सिटी टीचर्स। तो अपॉइंटिंग और डिसिप्लिनरी अथॉरिटी भी हैं किसके लिए? यूनिवर्सिटी टीचर्स के लिए। वाइस चांसलर शैल बी अपॉइंटिंग एंड डिसिप्लिनरी अथॉरिटी फॉर ऑफिसर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी रैंक ऑफ असिस्टेंट रजिस्ट्रार एंड रैंक इक्विवेलेंट देयरटू एंड अबव। तो जो वीसी जो है वो अपॉइंट कर सकते हैं किसको किसको? जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं और उस लेवल के इक्विवेलेंट के जो भी पोस्ट हैं उसको वो आप क्या कर सकते हैं? अपॉइंट कर सकते हैं। टीचर्स को अपॉइंट करने का अधिकार वीसी का है। बात समझ में आया जी? और वीसी को कौन अपॉइंट कर सकता है? चांसलर। ठीक है, अब है प्रो वाइस चांसलर। तो भाई वाइस चांसलर के बाद इनका रोल है। अगर वाइस चांसलर नहीं है तो भाई साहब प्रो वीसी सारा काम करती हैं। कह रहा था प्रो वीसी शैल बी द एकेडमिक एंड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नेक्स्ट टू द वाइस चांसलर हैविंग परव्यू ऑफ एंटायर यूनिवर्सिटी। तो जितना काम उनका है उतना काम इनका भी है, लेकिन बशर्ते यही है कि भाई वो नहीं रहे तब ये सारा चीज है। कह रहा है द प्रो वीसी चांसलर वाइस चांसलर शैल बी ए पर्सन who has held the post of professor। देखो प्रोफेसर कौन हो सकता है? सबसे पहले प्रोफेसर होना चाहिए और प्रिंसिपल ऑफ ए कॉलेज या किसी प्रिंसिपल का कॉलेज होना चाहिए और एन इंस्टीट्यूशन
with not less than 15 years of teaching or research experience। तो बोला 15 साल कम से कम पढ़ाया होना चाहिए या रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसी कॉलेज का प्रोफेसर हो जाए कि आप प्रिंसिपल हो जाए किसी कॉलेज के या इंस्टीट्यूशन के, इन ये जरूरी है प्रोवीसी के लिए। कह रहा था प्रोवीसी shall be chairperson of the board of deans, बोर्ड ऑफ डीन के चेयरपर्सन होते हैं, बोर्ड ऑफ सब कैंपसेस के चेयरपर्सन, बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स के चेयरपर्सन एंड इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज, बोर्ड ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन इन कॉलेजेस एंड एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन ऑफ द रिसर्च एंड रिकॉग्निशन कमेटी। तो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन पर्सन ये किसके हैं? रिसर्च एंड रिकॉग्निशन कमेटी के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिएगा। The chancellor shall in the consultation with the vice chancellor appoint a provisee for the university। अब प्रो वीसी को भी कौन अपॉइंट करता है? जो चांसलर जो है वो। कंसल्ट किससे करके? वीसी से। वीसी से कंसल्ट करते मतलब वीसी से का सहभागिता होके प्रोवीसी को बनाया, अपॉइंट किया जाता है। कह रहा है द प्रोवीसी shall act as a chairperson of the authorities, bodies and committees in the absence of vice chancellor। ये तो बात मैंने पहले ही बताया आपको कि अगर वीसी नहीं होंगे तो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका? प्रोवीसी का। चलिए अब है रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार कौन? भैया सारा काम देखते हैं एग्जाम से रिलेटेड। देखो द रजिस्ट्रार शैल बी द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ द यूनिवर्सिटी। क्या होंगे? चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। ही शैल be full-time salaried officer and shall work directly under the superintendent's direction and control of the vice। वीसी के अंदर डायरेक्टली काम करते हैं, फुल टाइम सैलरीड ऑफिसर होते हैं, है ना। सुपरिटेंडेंट किनके अंदर? वीसी के अंदर होते हैं। रजिस्ट्रार शैल बी अपॉइंटेड बाय द वाइस चांसलर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी। तो सिलेक्शन कमेटी के रिकमेंडेशन पर वीसी जो है रजिस्ट्रार को अपॉइंट करते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ द रजिस्ट्रार शैल बी फॉर अ टर्म ऑफ 5 years टिल ही अटेन द एज ऑफ सुपरएनुएशन। तो बोल रहा है भाई साहब जो रजिस्ट्रार का टर्म होता है वो 5 साल के लिए होता है। रजिस्ट्रार शैल एक्ट एज ए मेंबर सेक्रेटरी ऑफ द सीनेट, मैनेजमेंट काउंसिल, एकेडमिक काउंसिल एंड सच अदर अथॉरिटीज, बॉडीज एंड कमिटीज। तो ये क्या मेंबर सेक्रेटरी होते हैं? सीनेट हो, मैनेजमेंट काउंसिल हो, एकेडमिक काउंसिल हो और कोई भी वैसी लिमिटेड बॉडीज हो तो उसके वो आपके क्या होते हैं? सेक्रेटरी होते हैं। डीन ऑफ फैकल्टी। अब डीन ऑफ फैकल्टी कौन है भाई? जो हेड होंगे, है ना। कह रहा है देयर शैल बी ए डीन फॉर ईच फैकल्टी। हर फैकल्टी के लिए डीन होंगे। हु शैल बी ए फुल टाइम सैलरीड ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द वीसी। तो ये भी फुल टाइम सैलरीड ऑफिसर है, ये इसको भी कौन अपॉइंट किए हैं? वीसी अपॉइंट किए हैं। कह रहा था वाइस चांसलर में नॉमिनेट एसोसिएट डीन फॉर दी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ रिलेटेड बोर्ड ऑफ स्टडीज as may required for assistance, support and coordination, and the minimum qualification and experience for such nomination shall be at par with a post of dean। तो देखो वाइस चांसलर क्या कर सकते हैं? नॉमिनेट कर सकते हैं एसोसिएटेड डीन के तौर पर जो भी बोर्ड ऑफ स्टडीज हैं रिक्वायर्ड और भी असिस्टेंस चाहिए उनके लिए। कह रहा द डीन शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एकेडमिक प्लानिंग एंड एकेडमिक ऑडिट ऑफ द प्रोग्राम्स एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एकेडमिक पॉलिसीज अप्रूव्ड बाय एकेडमिक काउंसिल इन रिस्पेक्ट ऑफ एकेडमिक डेवलपमेंट। देखो जो डीन होते हैं ना वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो भी एकेडमिक काउंसिल भेजती है प्रोग्राम उन सारे को इंप्लीमेंट कराने के लिए डीन का ये काम होता है। बात समझ में आया? जैसे मान लो एक पॉलिसी बना दी एकेडमिक काउंसिल पॉलिसी बनाई, ठीक है। अब वो काउंसिल आ गया डीन ऑफ फैकल्टी के पास। डीन क्या किए? उसको बोले भाई अब इसको इंप्लीमेंट कर दिया जाए, बात खत्म। उसके बाद क्या कह रहा? फैसिलिटेट द क्रिएशन ऑफ लर्नर सेंट्रिक एनवायरनमेंट कंड्यूसिव फॉर क्वालिटी यूज। तो लर्नर सेंट्रिक एनवायरनमेंट बनाने का भी काम इन्हीं का है। उसके बाद एक कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन ही जो एग्जाम से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस वगैरह जो डील करते हैं वो सारा यही है, ठीक है। चलिए कह रहा था कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन शैल बी द प्रिंसिपल ऑफिसर इन चार्ज ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी। अब देखो प्रिंसिपल ऑफिसर किसके लिए? एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने का सबसे बड़ा रोल इन्हीं का होता है। एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट को डिक्लेयर करने का भी ये काम करते हैं। कह रहा है ही शैल बी फुल टाइम सैलरीड ऑफिसर ऑफ द यूनिवर्सिटी। ये भी फुल टाइम सैलरीड ऑफिसर होते हैं। एंड शैल वर्क अंडर डायरेक्टली अंडर द डायरेक्शन एंड कंट्रोलर ऑफ द वाइस चांसलर। कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन और रजिस्ट्रार ये दोनों डायरेक्टली काम किनके अंडर करते हैं? वीसी के अंडर, ठीक है। कह रहा है he shall arrange to prepare eligibility list of candidate and presentation of list for convocation and arrange the right print the distribution of degree certificates to be conferred at convocation। कॉन्वोकेशन के लिए जो डिग्री बनाना हो या फिर प्रिपेयर करना हो एलिजिबिलिटी लिस्ट की भाई कौन एलिजिबल है नहीं है, वो सारा काम कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन का होता है। कह रहा है कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन शैल टेक डिसिप्लिनरी एक्शन wherever necessary against candidate। अगर कोई गलती किया, चोरी पकड़ा जाता है ना, तो वो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है जो उसके अगेंस्ट एक्शन लेते हैं
पेपर सेटर्स के अगेंस्ट ले सकते हैं, एग्जामिनेशर, स्क्रूटनाइजर्स और एनी अदर पर्सन कनेक्टेड विद द एग्जामिनेशंस। जो भी चीज एग्जामिनेशन से रिलेटेड कनेक्टेड है ना, वो सारा का सारा कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन देखते हैं। एंड फाउंड गिल्टी माल प्रैक्टिस इन रिलेशन टू द एग्जामिनेशंस, तो बोल रहा है और किसी तरह का कोई गिल्टी फील कर रहा है तो भाई उसके रिलेटेड एक्शंस लेने का अधिकार कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन को। मतलब एक एक करके फटाफट बात किया जाए सर। देखिए आइए शुरू से फटाफट बात करते हैं। सबसे पहला एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्या है भाई, मेन हेड बॉडी जिसको हम बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं और सिंडिकेट बॉडी भी कहते हैं। अब ये बॉडी का काम क्या है, ये बॉडी का काम क्या है, सारा डिसीजंस लेना, ठीक है जी। अब उसके बाद आ जाइए एकेडमिक काउंसिल, ये काम क्या करती है, एकेडमिक रिलेटेड डिसीजन लेती है और डिसीजन लेने के बाद ये जो चीज है भेज देती है किसको, एग्जीक्यूटिव काउंसिल को। एग्जीक्यूटिव काउंसिल का डिसीजन लेने का काम तो है ही, लेकिन एकेडमिक रिलेटेड जो भी डिसीजन लेगी वो बिना एकेडमिक काउंसिल के परमिशन के नहीं ले सकती है। बात समझ में आया जी सर। अब चलिए उसके बाद कौन कौन लोग हैं, तो चांसलर जो हेड होते हैं है ना, कौन, जैसे मैंने बोला सेंट्रल के जो होंगे वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और स्टेट के जो होंगे वो गवर्नर, ठीक है। उनका काम वीसी वगैरह को अपॉइंट करना होता है जी सर। वाइस चांसलर हेड ऑफ द यूनिवर्सिटी, सबसे मेन हेड है ना, उनके अंदर प्रो वीसी का देखो अगर वीसी नहीं रहे तो प्रो वीसी काम करेंगे है ना जी। वो उसके बाद है डीन ऑफ स्कूल, डीन का काम क्या, जो एकेडमिक काउंसिल से सारी चीजें आई इंप्लीमेंट कराने का काम डीन का। रजिस्ट्रार कौन, सर रजिस्ट्रार वो इंसान जो भाई साहब वीसी के अंदर डायरेक्ट फुल सैलरी पे काम करते हैं है ना, सारा काम उनका होता है। और कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन एग्जाम से रिलेटेड जितने भी चाहे रिजल्ट निकालना हो, चाहे वो लिस्ट निकालना हो, कुछ भी करना हो, पेपर सेट करना हो, वो सारा काम कौन, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन करता है ना। तो लीजिए जी आज के लिए इतना ही, ये मुझे लगता है आपको पसंद आया होगा तो कमेंट करके जरूर बताना है ना। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।